प्राचीन भारतीय इतिहास के इर्द गिर्द हो रही इस व्याख्यानों की श्रृंखला में आप सबों का स्वागत। आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो है मौर्योत्तर काल में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार। और इस व्याख्यान के पहले खंड में हमने जो ज़्यादा फोकस है वो यूरोप के ऊपर दिया था, समुद्री मार्ग से और ज़मीनी मार्ग से कैसे ये व्यापार मौर्योत्तर काल में हो रहा है। इस खंड में हमारा फोकस साउथ ईस्ट एशिया या दक्षिण पूर्व एशिया से होगा और हम देखेंगे कि कैसे मौर्योत्तर काल में, जो कि आप कालखंड के तौर पर दूसरी शताब्दी ईस्वी से लेकर तीसरी शताब्दी ईस्वी तक मान सकते हैं, तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी ईस्वी तक मान सकते हैं, तो लगभग 500 वर्षों का ये जो कालखंड है, इस समय में कैसे भारत सांस्कृतिक रूप से और व्यापार के दृष्टिकोण से भी दक्षिण पूर्वी एशिया से उसका संबंध बन रहा था। और अगर आप पारंपरिक दृष्टिकोण से इतिहास को देखें तो जो नेशनलिस्ट राइटर्स थे लगभग 1920-1930 के दशकों में, जब वो लिख रहे थे, जब हमारा देश स्वतंत्रता संग्राम के बिल्कुल मध्य में था और जो एक इंपीरियल हिस्ट्री लिखी जा रही थी, उसमें भारत को जिस ढंग से दर्शाया जा रहा था, जहां ब्रिटिश की ज़रूरत दर्शाई जा रही थी कि ब्रिटिश का होना भारतीय समाज के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है, अन्यथा वो डेवलपमेंट में काफ़ी पीछे छूट जाएगा। तो इसके रिस्पॉन्स के तौर पर राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने एक जो नैरेटिव तैयार किया भारत का, प्रमाणों के आधार पर ही और साहित्यिक स्रोतों में जो स्वर्ण भूमि की एक छवि थी दक्षिण पूर्व एशिया की, उसमें उस नैरेटिव में भारत को एक आप कह सकते हैं संक्रमक के तौर पर प्रस्तुतिकरण की गई कि जैसे ब्रिटेन अपने आप को भारत के लिए महत्वपूर्ण दर्शा रहा है, तो इस भारतीय नैरेटिव में यह दर्शाया गया कि आपकी ज़रूरत नहीं है। प्राचीन काल में ही मूलतः जो सिविलाइजेशनल इम्पल्सेस हैं, वो उनका संक्रमण भारत से ही दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ है। तो सिविलाइजेशन क्या है, सभ्यता क्या है, सभ्य जिंदगी क्या है, ये हमें आता है और हमारे लिए काफ़ी पुराना है और यहाँ ब्रिटिश शासन की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक आप कह सकते हैं फंक्शनल कंट्रीब्यूशन था नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस का स्वतंत्रता संग्राम के समय में। और निश्चित रूप से इतिहास के विद्यार्थी होने के कारण हम सभी जानते हैं कि इतिहास में इतिहास लेखन की परंपरा बदलती रहती है, नए साक्ष्य आते रहते हैं, नए तरीके आते रहते हैं अध्ययन के। और अब जो एक छवि बनती है या जो शोध हुए हैं, वहाँ फोकस अब वो स्वर्ण भूमि वाली छवि की नहीं है, बल्कि ठोस पुरातात्विक आधारों पर हम कौन सी बातें कर सकते हैं, भारत से संक्रमित जो संस्कृति है या भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में जो व्यापार हो रहा था वो कितना सघन था, वो किन बंदरगाहों से हो रहा था, पूर्वी तट भारत का कितना एक्टिव था मौर्योत्तर काल में, उसकी कितनी निर्णायक भूमिका रही होगी, वो रोमन ट्रेड में उनका पार्टिसिपेशन कैसा रहा होगा, और अगर पार्टिसिपेशन रहा तो इसके फलस्वरूप जो अधिशेष संग्रह हो रहा था उसके कारण, उसके प्रतिफल के तौर पर क्या यहाँ सामाजिक विभेदीकरण भी हो रहा था, स्टेट सिस्टम इमर्ज कर रहे थे, मार्केट सिस्टम आ रहा था, अर्बनाइजेशन हो रहा था, शहरीकरण हो रहा था। ये सारे मसले जुड़ते नजर आते हैं।
तो पहले इतिहासकारों का जो फोकस है वो केवल तटीय इलाकों पर होता था, बंदरगाहों पर होता था कि स्ट्रैबो में किन बंदरगाहों का उल्लेख है, प्लिनी ने किन बंदरगाहों का उल्लेख किया है, पेरिप्लस ऑफ द इराइथियन सी में किन बंदरगाहों का उल्लेख है, क्या इसमें पूर्वी तट पर भी कोई बंदरगाह है, क्या वहाँ तटीय इलाके में रोमन ओरिजिन के कुछ आइटम्स मिले हैं, जो कि मिले हैं अरिका मेडू वगैरह क्षेत्रों में। परंतु अब फोकस, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में भी कहा, कि अब फोकस जो कोस्टल टाउन्स हैं या बंदरगाह हैं उसका जुड़ाव जो इनर हिंटरलैंड से था उसके ऊपर भी है, और उसी जुड़ाव के फलस्वरूप एक ट्रेड नेटवर्क, जो ओवरलैंड ट्रेड नेटवर्क है, वो दोनों तटों को, भारतीय दोनों तटों को, कोरोमंडल कोस्ट और दूसरी तरफ कोंकण कोस्ट जो है या मालाबार कोस्ट है, उसको लिंक करते हुए ऐसा बनता नजर आता है। और चूंकि ये एक्टिव ट्रेड नेटवर्क रहा होगा, उसके फलस्वरूप, उसके प्रतिफल के तौर पर यहां जो स्टेट फॉर्मेशन है या अर्बनाइजेशन के प्रोसेस हैं वो भी ट्रिगर हुई, वो भी शुरू हुआ इसी समय, और इसके प्रमाण हमें कई जगहों से मिलते हैं, दक्कन में और दक्षिण भारत से भी। तो भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकार और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनका जो इंपीरियल इतिहासकारों के नैरेटिव के ऊपर एक प्रतिक्रिया के तौर पर स्वर्ण भूमि और साहित्यिक स्रोत और जो जिसकी छवि साहित्य में हमें मिलती है, उस पर आधारित एक नैरेटिव तैयार की गई। परंतु अब इतिहास लेखन में प्रतिक्रिया से ज्यादा ठोस पुरातात्विक आधारों पर विवेचना होती है, और जो एक निश्चित व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध बना रहा होगा मौर्योत्तर काल में, खास कर पूर्वी तटीय इलाकों का दक्षिण पूर्वी एशिया से, उसकी चर्चा हम लोग करें। पुरातात्विक आधारों पर भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के संबंधों को हम केवल मौर्योत्तर काल के संदर्भ में नहीं देखते हैं, परंतु जिस प्रकार के एविडेंस हमें मिले हैं, जिस प्रकार के पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं, तो हम इसे 500 ईसा पूर्व तक ले जा सकते हैं। यानी 500 ईसा पूर्व से ही किसी न किसी माध्यम से सांस्कृतिक विचारों का या व्यापार के माध्यम से वस्तुओं का आवागमन या संक्रमण अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल, अक्रॉस इंडियन ओशन, साउथ ईस्ट एशिया में हो रहा है। और साउथ ईस्ट एशिया में कई भारतीय मूल के बहुमूल्य पत्थर, लोहा और बर्तन भी इस काल में हमें मिले हैं, जो कि इस प्रक्रिया को एक ठोस आधार प्रदान करता है। परंतु शुरुआती दौर में यह संबंध मूलतः तटीय था, और जो भारत का अंदरूनी इलाका है, यानी पूर्वी क्षेत्र का जो तट का इलाका है, बे ऑफ बंगाल से सटा, उससे अंदर के इलाकों में संभवतः बहुत ज़्यादा कोई क्रियाकलाप नहीं हो रहा था, बहुत एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी या ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी नहीं हो रही थी। परंतु धीरे धीरे वो भी पेस गैदर कर रहा था, और इसके फलस्वरूप मौर्योत्तर काल तक आते आते या पहली शताब्दी ईस्वी तक आते आते इन क्षेत्रों से व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध में काफी वृद्धि होती नजर आ रही है। ये संबंध और सघन होते जा रहे थे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो नेटवर्क की बात की जा रही है, ईस्टर्न लिटोरल या ईस्टर्न कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट आप कह सकते हैं, और बंगाल कोस्ट से जो जुड़ाव दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों का इस समय था मौर्योत्तर काल में, तो उसके जो महत्वपूर्ण साइट्स हैं जहां से हमें इस आदान प्रदान और इस व्यापार और इस संक्रमण के एविडेंस मिलते हैं, वो आपके समक्ष है, आपके स्क्रीन पर आप उसे नोट कर सकते हैं। यहाँ से इन सभी जगहों से हमें ठोस पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं, जो कि भारत के साथ हो रहे इस आदान प्रदान या व्यापार या सांस्कृतिक संक्रमण को टेस्टिफाई करते हैं।
इन जगहों से अन्य जिसे आपने अभी अपने स्क्रीन पर देखा, इन जगहों से इतर अगर देखें तो अन्य सामग्रियों के अलावे ब्राह्मी लिपि में लिखे दस्तावेज भी हमें मिलते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया से। तो आप कह सकते हैं कि जो राइटिंग ट्रेडिशन है, जिसे पारंपरिक इतिहास लेखन में सिविलाइजेशनल इंपल्स माना जाता था, मूलतः अगर राइटिंग कहीं किसी इलाके में शुरू हो रही है तो उसे माना जाता था कि अब वो कल्चर से सिविलाइजेशनल स्टेज में आ रहा है। हालांकि अब कोई वैसा एक ब्लैक एंड वाइट तरीके से हम नहीं कह सकते, परंतु पारंपरिक ऐतिहासिक अध्ययनों में इस प्रकार की परिपाटी रही है। और इस संदर्भ में यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ब्राह्मी लिपि में लिखे दस्तावेज हमें निश्चित रूप से, जो कि भारतीय मूल का था, वो दक्षिण पूर्वी एशिया में हमें मिलने शुरू हो जाते हैं पहली शताब्दी ईस्वी के पश्चात। और इसके साथ साथ राउलेटेड वेयर, यूरोपियन ओरिजिन के, इटालियन ओरिजिन के, रोमन ओरिजिन के, कार्लिनियल सील्स भी हमें इस समय के दक्षिण पूर्वी एशिया में मिलते हैं। और इन सभी चीजों का मूल निश्चित रूप से भारत था। तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ा फॉर्मेटिव कल्चरल स्लैश सिविलाइजेशनल इंपल्स भारत से दक्षिण पूर्व एशिया में होता दिखता है। तो इसमें निश्चित रूप से जो तटीय इलाके हैं, बे ऑफ बंगाल के, कोरोमंडल कोस्ट वगैरह या बंगाल से सटा इलाका, उसकी सहभागिता रही होगी। हालांकि पुरातात्विक दृष्टिकोण से या साहित्यिक दृष्टिकोण से अभी बहुत प्रमाण ऐसे नहीं मिले हैं, लेकिन हाल के वर्षों में, हाल के दशकों में इतिहासकार इस पर काफी ज्यादा काम कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि लॉजिकली वहां से उन्हें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो दक्षिण पूर्वी एशिया से अगर यह संबंध बन रहा था व्यापार का, तो निश्चित तौर पर वहां से भी कई सामग्री यहां आयातित हो रहे होंगे। और प्रमुखता से उसमें आप टिन को देख सकते हैं या मसालों को भी देख सकते हैं। तो दक्षिण पूर्वी एशिया से मसाले भारत लाए जा रहे थे, जिसमें क्लव, सिनेमन या लौंग और दालचीनी जैसा आप कह सकते हैं, वो प्रमुखता से भारत आयातित किए जा रहे थे। और संभव है कि इन मसालों का पुनः फिर अरब सागर के माध्यम से, जो इंडो रोमन ट्रेड है, उसके माध्यम से फिर यूरोप पहुंचाया जा रहा होगा। और जो भी भारतीय व्यापारी या इंटरमीडियरी जो इसमें इन्वॉल्व थे, उनकी सहभागिता रही होगी, उन्हें मुनाफा काफी हो रहा होगा। तो आप कह सकते हैं कि क्या यह व्यापार दक्षिण पूर्वी एशिया में ओरिजिनेट होकर केवल भारत के माध्यम से रोमन बाजार पहुंच रहा है? तो भारतीय व्यापारियों का जो रोल रहा इस व्यापार में, वो क्या केवल एक इंटरमीडियरी के तौर पर का रहा, या वो खुद इनिशिएटिव ले रहे थे और अपने पूर्वी तट और अपने पश्चिमी तट के माध्यम से रीच आउट कर रहे थे साउथ ईस्ट एशिया एज वेल एज रोमन वर्ल्ड? तो इन मसलों पर इतिहासकारों में काफी विवाद होता रहता है कि किस डिग्री की सक्रियता भारतीय व्यापारियों में रही होगी। क्या उस समय की टेक्नोलॉजी ऐसी थी भारतीयों के पास जो डीप सी में नेविगेट कर पाए, या क्या उस समय दक्कन या दक्षिण भारत में बाजार व्यवस्था व्याप्त थी? क्या सिक्कों का प्रचलन था? तो ऐसे में कई गैप एरियाज भी हमें मिलते हैं और हाल के जो शोध हैं वो उनका फोकस ये रहता है कि उन गैप एरियाज को वो ब्रिज कर पाएं, उन्हें प्लग कर पाएं। तो काफी आप देखेंगे कि इस पर शोध हो रहे हैं इन इलाकों में इस कालखंड के लिए। दक्षिण पूर्व एशिया के कई जगहों से रोम मूल के सामग्री भी मिले हैं। तो निश्चित तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया या साउथ ईस्ट एशिया का रोम से सीधा व्यापार हो रहा था। अब इस सीधे व्यापार में क्या भारत चूंकि ज्योग्राफिकली वो बीच में आता है, तो क्या भारत एक अनएवॉइडेबल सिचुएशन था रोमन व्यापारियों के लिए, और इसका
फायदा भारतीय व्यापारियों को हो रहा है या भारतीय व्यापारी खुद इसमें रीच आउट कर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन मसलों पर थोड़ा इतिहासकारों में मतभेद होता है। बंगाल और कोरोमंडल तटों का दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध में किस स्तर की भूमिका थी? अगर आप साहित्यिक स्रोतों की बात करें जो कि रोमन सोर्सेज और या ग्रीको रोमन सोर्स आप कह सकते हैं, तो टॉलेमी के अनुसार क्या दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए यूरोप का व्यापार इसी मार्ग से होता था? इसके ऊपर हमें प्लिनी के द्वारा कई बातें लिखी हुई मिलती हैं जिससे काफी कुछ मसला समझ में आता है। अब जैसे प्लिनी अपने किताब में, अपने दस्तावेजों में भारत के कई जनजातियों का, कई शहरों का, कई बंदरगाहों का नाम लेते हैं और उनका यह भी क्लेम है कि किसी अन्य लेखक ने यूरोपीय ऑडियंस को आज तक इनके बारे में पहले कभी नहीं बताया था। तो इसका एक अभिप्राय यह भी है, भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि ऐसा इसलिए था कि ये जगह इसी समय बन रहे थे, ये बंदरगाह इसी समय बन रहे थे, ये शहर इसी समय इनकी उत्पत्ति हो रही थी। तो निश्चित तौर पर कोई पहले का लेखक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाया होगा। तो आप देख सकते हैं कि इन साक्ष्यों के आधार पर कैसे दक्कन इलाके में और दक्षिण भारतीय इलाके में जो स्टेट फॉर्मेशन की प्रक्रिया है, अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया है, वो भी उजागर होती दिखती है। तो आप कह सकते हैं कि इस प्रकार की सूचना का संबंध भारतीय इतिहास में डेक्कन और दक्षिण भारत में मौर्योत्तर काल में हो रहे सेकेंडरी स्टेट फॉर्मेशन या अर्बनाइजेशन से भी हो सकता है, इसकी संभावना बनती है। डेक्कन और दक्षिण भारत में सेकेंडरी अर्बन सेंटर्स और स्टेट फॉर्मेशन की प्रक्रियाओं में लंबी दूरी के व्यापार की भूमिका पर इतिहासकारों में विवाद है। जो खास कर दक्षिण भारत या दक्कन क्षेत्र में अवस्थित जो इतिहासकार हैं वो यह मानते हैं कि स्थानीय कारण भी काफी महत्वपूर्ण रहा होगा। जो इलाका जहां स्टेट फॉर्मेशन की प्रक्रिया हो रही है या जहां अर्बनाइजेशन हो रहा है, वहां एग्रीकल्चर इंटेंसिफाई हो रहा है, वहां जो लोकल लोग हैं उनकी सहभागिता के ऊपर ज्यादा बल देना चाहिए, न कि किसी बाहर से हो रहे समुद्री मार्ग से व्यापार को इतना फोकस और इतना प्रोमिनेंस देना चाहिए हिस्ट्री राइटिंग में। तो इन मसलों पर इतिहासकारों में विवाद होता है, पर यह बात तो बिल्कुल निश्चित है कि माध्यम जो भी रहा हो, इस इलाके में मौर्योत्तर काल में दक्कन में या दक्षिण भारत में स्टेट फॉर्मेशन या आप कह सकते हैं सामाजिक विभेदीकरण, आर्थिक विभेदीकरण काफी सघन तरीके से यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसका कारण खेती की सघनता भी हो सकती है स्थानीय कारणों से। इसका कारण उत्तर भारत से जो संक्रमित संस्कृति है या मटेरियल कल्चर है, भौतिक संस्कृति है, वह भी हो सकता है। और इसका कारण जो रोम के साथ या साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो भारत का व्यापार इस काल में हो रहा है, उससे भी जो मुनाफा कमाया जा रहा है और भारतीयों की सहभागिता रही है, वह भी एक कारण हो सकता है इस प्रक्रिया को ट्रिगर करने में। वो प्रक्रियाएं कौन है? स्टेट फॉर्मेशन और अर्बनाइजेशन की। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तमिल संगम साहित्य में भी यवनों का उल्लेख किया गया है, जिसका अभिप्राय आप ग्रीको रोमन ट्रेडर से जोड़ सकते हैं इस काल में। क्या दक्षिण भारत के ये शहर समुद्री मार्ग से हो रहे लंबी दूरी के व्यापार का प्रतिफल थे? यह भी एक विवाद का मसला है।
और कई इतिहासकार मानते हैं कि निश्चित रूप से यह कारण रहा होगा क्योंकि शहरों की परिभाषा ही हम वैसे एक्टिविटी से करते हैं जो कि खेती से इतर है। तो चाहे व्यापार हो या कोई उत्पादन हो या कारीगरी हो, इससे जुड़े प्रोफेशंस में जो लोग रहते हैं एक इलाके में और काफ़ी डेंस तरीके से, उसे ही हम शहर मानते हैं हिस्टोरिकली। तो इसमें व्यापार और लंबी दूरी से हो रहे व्यापार, चाहे वो इंडो रोमन ट्रेड हो या वो साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड हो, उसका कंट्रीब्यूशन तो रहा होगा। और अगर आप आर चंपक लक्ष्मी जैसे इतिहासकारों की बात करें तो चंपक लक्ष्मी यह मानती हैं कि शायद यह प्रक्रिया गैर स्थानीय कारणों से ही संभव हो पाया था और स्थानीय कारण उतने प्रखर तरीके से स्रोतों में हमें नहीं मिलते हैं। हालांकि कई इतिहासकार इस मान्यता से वाकिफ नहीं रखते और वो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं इस प्रस्तावना का। परंतु चंपक लक्ष्मी का मानना यह है कि विदेशी व्यापार उत्तर भारत से जो भौतिक संस्कृति का संक्रमण हो रहा है मौर्योत्तर काल में, वो उनकी भूमिका काफी निर्णायक रही होगी दक्कन में या दक्षिण भारत में स्टेट फॉर्मेशन और अर्बनाइजेशन की प्रोसेस को ट्रिगर करने में। अगर इस मान्यता को हम माने, इस प्रस्तावना को हम माने, तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि ये जो गैर स्थानीय कारण जैसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड है रोम के साथ या दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ या नॉर्थ इंडिया के साथ, अगर वहां कोई बाधा आती हो, वहां कोई डिसरप्शन आता हो, तो इस प्रक्रिया पर भी इसका प्रभाव पड़ा होगा और फिर वो जो अर्बनाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो भी रुकी होगी। अगर रोमन ट्रेड खत्म हो गया तो उसके बाद इसका अर्बन सेंटर्स पर भी असर रहा होगा। तो अगर आप भारतीय इतिहास को समझते हैं और जो इंडियन फ्यूडलिज्म के ऊपर डिबेट है उसका भी पर्टिनेंस इस मसले से हो सकता है। आर चंपक लक्ष्मी की प्रस्तावना के उलट में आप एच सरकार की प्रस्तावना को समझ सकते हैं और एच सरकार का मानना है कि ऐतिहासिक काल के शुरुआती आंध्र इलाकों के ऊपर उनका मूलतः शोध रहा है। तो जो अर्ली हिस्टोरिकल फेज है आंध्र एरिया का, उसके संबंध में एच सरकार हमें बताते हैं कि ये शहर मूलतः कृषि उत्पादों पर आधारित थे और न कि कारीगरी उत्पादों पर, और वो उसे एग्रो सिटीज की संज्ञा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां मूल मसला यही है कि अगर आप इसे एग्रो सिटीज मानते हैं तो निश्चित रूप से ये एक अलग किस्म का शहर रहा होगा और इसमें लोकल फैक्टर्स या स्थानीय कारण ज्यादा महत्वपूर्ण रहे होंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर एक स्थानीय एक्टिविटी है और एग्रीकल्चर आइटम्स में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड संभव नहीं होता है क्योंकि बल्क आइटम्स होते हैं। तो जो यहाँ स्थानीय परिवर्तन हो रहे हैं अर्थव्यवस्था में, समाज में, वही कारण रहा होगा, मूल कारण रहा होगा शहरों की उत्पत्ति का या स्टेट सिस्टम के आने का। तो कहीं ना कहीं ये डिबेट उसी डायरेक्शन में जाता है। रोम से व्यापार में बैलेंस ऑफ ट्रेड भारत या रोम के पक्ष में होने के ऊपर कोई सांख्यिकी अध्ययन तो नहीं किया गया है, परंतु प्लिनी का वक्तव्य महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि देयर इज लेमेंटेशन बाय प्लिनी दैट रोमन्स आर लूजिंग गोल्ड फॉर इंडियन लग्जरीज। तो निश्चित रूप से यह इस बात की ओर इंगित करता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इस व्यापार में भारत के पक्ष में रहा होगा। हालांकि हाल के वर्षों में पी बेर्नार्डी ने इस मान्यता के ऊपर प्रश्न चिन्ह भी लगाया है कि यह बैलेंस ऑफ ट्रेड निर्णायक तौर पर भारत के पक्ष में शायद नहीं रहा हो। तो इस प्रकार के विवाद आपको मौर्योत्तर काल में काफी
मिलते हैं इतिहासकारों के बीच, परंतु इन सबों का जो एक प्रतिफल है एक इतिहास के विद्यार्थी के नाते, वह यह है कि जो क्रिटिकल प्रोसेसेस हैं दक्कन के और दक्षिण भारत के मौर्योत्तर काल के, जैसे राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति इस इलाके में, शहरों की उत्पत्ति इस इलाके में, तो वो काफी सघन तरीके से इस इलाके में हो रहा है। और इसके कारक तत्व हो सकता है रोम के साथ हो रहा व्यापार हो समुद्री मार्ग से, या दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ जो व्यापार में जो मुनाफा हो रहा हो उसके कारण हो, या यह भी संभव है कि नॉर्थ इंडिया का एक मटेरियल कल्चरल इन्फ्लक्स या जो लोग हैं वो आवागमन अब कर रहे हैं। तो इन सभी मसलों को लेकर और उसके साथ साथ जो स्थानीय स्तर पर जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बढ़ते जा रहे हैं, इसका आपको संगम साहित्य में भी कहीं ना कहीं प्रमाण मिलता है, जहां कई तिनई के संदर्भ में मरुतम को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी वह इलाका जो कि हरा भरा हो, जहां खेती संभव हो। तो जो कई एरियाज ऑफ नेचुरल अट्रैक्शन होते हैं, जैसे वेंगी इलाका है, आंध्र के आसपास का कृष्णा गोदावरी डेल्टा वाला इलाका है, तो वहां पर आप देखते हैं कि आगे चलकर मौर्योत्तर काल के पश्चात रीजनल पॉलिटीज इमर्ज हो रहे हैं। तो इन सारे दृष्टिकोण से ये जो समुद्री मार्ग से, जमीनी मार्ग से यूरोप के साथ और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भारत का मौर्योत्तर काल में व्यापार हो रहा है, वह काफी महत्वपूर्ण था और उसने भारतीय इतिहास और खास कर दक्कन और दक्षिण भारत में कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को जन्म देने में या उसे ट्रिगर करने में कोई भूमिका उनकी रही होगी। और उसी के साथ साथ जो भारत से यह संक्रमण दक्षिण पूर्वी एशिया में रहा, वहां भी आप पाएंगे कि दक्षिण पूर्वी एशिया में भी सांस्कृतिक रूप से कुछ सिविलाइजेशनल इंपल्स आपको भारत से, और कई ट्रेड आइटम्स भी भारत से वहां जा रहे हैं, और उसका भी एक बड़ा पॉजिटिव रोल इस इलाकों में रहा होगा। धन्यवाद।